टैक्स एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज हम जीएसटी के सबसे जरूरी और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स में से एक को समझने वाले हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 1 लाख रुपए का बेचा गया, तो क्या जीएसटी ठीक इसी 1 लाख रुपए पर कैलकुलेट होगा? पहली नज़र में तो लगता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन जवाब हमेशा इतना सीधा नहीं होता। जो प्राइस टैग पर लिखा है ना, जरूरी नहीं कि टैक्स कैलकुलेशन के लिए वही फाइनल वैल्यू हो। जी हाँ, असली टैक्सेबल वैल्यू इस 1 लाख से ज्यादा या कम भी हो सकती है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये कैसे होता है। और ये लाइन हमेशा याद रखेगा, जीएसटी कितने अमाउंट पे लगेगा ये तय करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो आज हम वैल्यू ऑफ सप्लाई को 5 आसान स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले इसका बेसिक नियम क्या है, फिर देखेंगे कि वैल्यू में क्या क्या जोड़ा जाता है और क्या क्या घटाया जाता है। इसके बाद हम उन सिचुएशंस को देखेंगे जब ये बेसिक रूल्स फेल हो जाते हैं, और आखिर में कुछ स्पेशल केसेस और एग्जाम ट्रैप्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक नियम से, सेक्शन 15(1). इसे आप वैल्यू ऑफ सप्लाई की मास्टर की भी कह सकते हैं। सेक्शन 15(1) बहुत सिंपल सी बात कहता है। ये कहता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई वो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, यानी वो कीमत जो किसी सामान या सर्विस के लिए असल में चुकाई गई है या चुकाई जानी है। मतलब ज्यादातर केसेस में जो कीमत इनवॉइस पर लिखी होती है वही हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाती है। लेकिन ठहरिए, ये इतना सीधा भी नहीं है। ये तभी होगा जब दो बहुत ही जरूरी शर्तें पूरी होंगी। और वो दो शर्तें हैं, पहली, सप्लायर और रिसीवर आपस में रिलेटेड पार्टीज नहीं होने चाहिए, और दूसरी, कीमत ही लेन देन का एकमात्र आधार होनी चाहिए। मतलब कोई बार्टर सिस्टम या कोई और लेन देन शामिल ना हो। अब सवाल यह है कि ये शर्तें क्यों हैं। सोचिए, अगर पार्टियां रिलेटेड हैं तो हो सकता है वे टैक्स बचाने के लिए जानबूझकर कीमत कम दिखा दें, है ना? और अगर कीमत के बदले कुछ और भी दिया गया है तो असली वैल्यू सिर्फ पैसों से पता नहीं चलेगी। इसीलिए एक फेयर ट्रांजैक्शन के लिए ये दोनों शर्तें बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो बेस वैल्यू तो समझ आ गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है सेक्शन 15(2), जो कहता है कि कुछ चीजें आपको इस ट्रांजैक्शन वैल्यू में जोड़नी पड़ेंगी जीएसटी लगाने से पहले। इसमें 5 मुख्य चीजें हैं जिन्हें वैल्यू में शामिल करना है। पहला, कोई भी टैक्स या ड्यूटी बस जीएसटी को छोड़कर। दूसरा, सप्लायर के बिहाफ पर रिसीवर ने अगर किसी तीसरे को पेमेंट किया है। तीसरा, इंसिडेंटल खर्चे जैसे पैकिंग, फ्रेट या इंस्टॉलेशन चार्जेस। जैसे मान लीजिए आपने एक एसी खरीदा 40,000 का, और दुकानदार ने कहा, सर इंस्टॉलेशन के 2,000 रुपये अलग से लगेंगे, तो अब जीएसटी 40,000 पर नहीं बल्कि पूरे 42,000 पर लगेगा। सिंपल। चौथा, पेमेंट में देरी पर लगी कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी। और आखिर में सरकार को छोड़कर कहीं और से मिली सब्सिडी। हाँ, एक बात ध्यान रखनी है कि इनकम टैक्स एक्ट का टीसीएस इसमें शामिल नहीं होता है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही ट्रिकी और एग्जाम फेवरेट टॉपिक पर, सब्सिडी। इसका नियम समझना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, अगर सब्सिडी केंद्र या राज्य सरकार से मिली है तो उसे वैल्यू में कभी नहीं जोड़ा जाएगा। लॉजिक क्या है? सरकार का मकसद है चीजों को सस्ता करना। तो अगर सरकार सब्सिडी दे रही है तो हम उस पर टैक्स लगाकर उसे वापस महंगा क्यों करेंगे? सिंपल लॉजिक। लेकिन अगर सब्सिडी किसी प्राइवेट कंपनी या एनजीओ से मिली है तो वो बिजनेस का हिस्सा माना जाता है और उसे वैल्यू में जोड़ना ही पड़ेगा। और एक जरूरी बात, अगर सब्सिडी किसी एक सप्लाई से नहीं बल्कि लमसम मिली है तो उसे कभी भी वैल्यू में नहीं जोड़ते, चाहे वो किसी से भी मिली हो। तो इसका शॉर्टकट क्या है? याद रखिए, सप्लायर का खर्चा अगर ग्राहक ने भरा तो उसे वैल्यू में वापस जोड़ना पड़ेगा। दैट्स इट। तो हमने देख लिया कि क्या क्या जुड़ता है। अब सवाल यह है कि क्या कुछ घट भी सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर आता है हमारा सेक्शन 15(3), जो बात करता है डिस्काउंट की। यानी वो कौन सी शर्तें हैं जब आप डिस्काउंट को ट्रांजैक्शन वैल्यू से घटा सकते हैं। डिस्काउंट देखिए दो तरह के हो सकते हैं। एक, जो सप्लाई से पहले या सप्लाई के टाइम पर ही दे दिया गया। इसे वैल्यू से घटाने की बस एक ही शर्त है कि ये इनवॉइस पर साफ साफ दिखना चाहिए। लेकिन मज़ा तो तब आता है जब डिस्काउंट सप्लाई होने के बाद दिया जाए, जैसे कि अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। इसको घटाने के नियम बहुत सख्त हैं। और ये एग्जाम का हॉट टॉपिक है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। इसको वैल्यू से घटाने के लिए 3 शर्तें हैं और तीनों की तीनों पूरी होनी चाहिए। पहली, इस डिस्काउंट का एग्रीमेंट सप्लाई के समय ही तय हो चुका था। दूसरी, ये डिस्काउंट किसी खास इनवॉइस से जुड़ा होना चाहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी, कि रिसीवर ने उस डिस्काउंट पर मिले हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी को रिवर्स कर दिया हो। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर सप्लायर डिस्काउंट देकर अपना आउटपुट टैक्स कम कर रहा है तो सरकार चाहेगी कि खरीदने वाले का इनपुट क्रेडिट भी तो कम हो। फेयर डील, राइट?
अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्या हो अगर हमारी वो दो बेसिक शर्तें ही पूरी ना हो, मतलब या तो पार्टीज रिलेटेड हैं या फिर कीमत के साथ कुछ और भी दिया गया है। तब क्या? तब हम दरवाजा खटखटाते हैं जीएसटी वैल्यूएशन रूल्स का। जब कीमत एकमात्र कंसिडरेशन ना हो तो रूल 27 पिक्चर में आता है। मान लीजिए आप एक नया फोन लेने गए 50,000 का, आपने 30,000 कैश दिए और अपना पुराना फोन एक्सचेंज में दे दिया। अब जीएसटी किस पर लगेगा? रूल 27 कहता है स्टेप बाय स्टेप चलो। स्टेप 1, उस नए फोन की ओपन मार्केट वैल्यू देखो। अगर वो 50,000 है तो वही वैल्यू होगी। स्टेप 2, अगर वो नहीं पता तो 30,000 कैश प्लस पुराने फोन की वैल्यू जोड़ दो। स्टेप 3, अगर वो भी नहीं हो सकता तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी का कोई दूसरा फोन देखो। और अगर कुछ भी ना मिले तो आखिरी रास्ता है रूल 30, लागत में 10% जोड़ दो। अब आते हैं उस सवाल पर जो इंटरव्यू और एग्जाम दोनों में अक्सर पूछा जाता है। रिलेटेड पार्टीज के बीच ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्या होगी? जैसे एक होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडियरी कंपनी को माल बेच रही है। इसके लिए बना है रूल 28। रूल 28 का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सरकार को टैक्स रेवेन्यू से मतलब है। अगर रिसीवर उस सामान पे पूरा आईटीसी ले सकता है तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनवॉइस पर वैल्यू क्या लिखी है, क्योंकि जितना टैक्स सप्लायर देगा उतना ही क्रेडिट रिसीवर ले लेगा। नेट इफेक्ट फॉर गवर्नमेंट इज 0। इसलिए लॉ कहता है अगर फुल आईटीसी मिलता है तो जो इनवॉइस वैल्यू है वही मान लेंगे। लेकिन अगर रिसीवर पूरा आईटीसी नहीं ले सकता तब सरकार को नुकसान हो सकता है। तब लॉ कहेगा नहीं, अब तो हम ओपन मार्केट वैल्यू ही लेंगे। चलिए अब फटाफट कुछ स्पेशल केसेस और एग्जाम ट्रैप्स देख लेते हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। अब एक बहुत ही मजेदार नियम, रूल 32, जो सेकेंड हैंड गुड्स पर लगता है। सोचिए एक कार डीलर ने एक पुरानी कार बेची 2.5 लाख रुपए में और उसने ये कार खरीदी थी 2,10,000 रुपए में। तो उसका मार्जिन कितना हुआ? 40,000 रुपए। अब सबसे बड़ा सवाल, जीएसटी किस पर लगेगा? 2.5 लाख पर? नहीं, जीएसटी लगेगा सिर्फ इस 40,000 के मार्जिन पर। कितना शानदार नियम है। पर हां, इसकी एक बहुत बड़ी शर्त है कि डीलर ने कार खरीदते समय उस पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम ना किया हो। इसके अलावा भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, जैसे एयर ट्रैवल एजेंट्स या मनी एक्सचेंजेस के लिए, जहां फिक्स्ड परसेंटेज पर वैल्यू निकलती है। लेकिन सेकेंड हैंड वाला रूल याद रखिएगा। इसका शॉर्ट्स वर्जन, पुरानी गाड़ी बेच रहे हो, जीएसटी पूरे दाम पर नहीं सिर्फ प्रॉफिट पर लगेगा, पर आईटीसी भूल जाओ। चलिए एग्जाम के लिए एक फाइनल सुपर क्विक रिवीजन। इस चीट शीट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी ऐड करो, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट तभी घटाओ जब रिसीवर आईटीसी रिवर्स करे, रिलेटेड पार्टी और फुल आईटीसी तो इनवॉइस वैल्यू चलेगी, और सेकेंड हैंड गुड्स मार्जिन पर जीएसटी अगर खरीदते समय आईटीसी नहीं लिया है तो। अब आप वैल्यू ऑफ सप्लाई तो कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन सवाल यह है कि इस वैल्यू पर टैक्स भरना कब है? इसका जवाब हमें मिलेगा टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में, जो हम अपने अगले सेशन में देखेंगे। टैक्स एक्सप्लेन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।